हाँ, आर की वैल्यू रख देना और टेम्परेचर की वैल्यू रख देना, टी की वैल्यू रख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ, इसमें आंसर आ गया, कितना आया आंसर? 0.06। 16 आ रहा है कि 61 आ रहा है? हाँ, आर की वैल्यू क्या रखी है आपने? अच्छा, वो आपने 8.31 वाली वैल्यू रखी है। हाँ, वो वाली वैल्यू रखी ना, वो तो लीटर एटमॉस्फेयर, सॉरी, हाँ वो जूल पर केल्विन पर मोल होती है उसकी यूनिट, किसकी? 8.314 वाले की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर पे ही। क्वेश्चन लिखो। एट 298 केल्विन, एट 298 केल्विन 100 सेंटीमीटर क्यूब at 298 Kelvin 100 centimeter cube of a solution, 100 centimeter cube of a solution containing 3 point, वापस से लिखवा देती हूँ। क्वेश्चन है at 298 Kelvin 100 centimeter cube of a solution containing 3.002 gram of an unidentified solute exhibits an osmotic pressure of 2.55 atm. What is the molar mass of solute? What is the molar mass of solute? आपको R की वैल्यू गिवन है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर गिवन है, ये यहाँ पे ये कन्वर्जन देख लो आप लोग, वॉल्यूम आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, मतलब 0.1 लीटर। अब करो इसको सॉल्व, कितना? हाँ, किसका? 288.6। आदिश डेसिमल चेक करो सही जगह है या गलत जगह है। आपने वॉल्यूम जो है 100 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, तो 0.1 लीटर है इसका कन्वर्जन। हाँ, मतलब 287 टू 88 के अराउंड आएगा, ठीक है। 288.6, ये तो इजी है, ये तो कर ही लिया होगा। पाई इज इक्वल्स टू CRT है, आपको एक अनआइडेंटिफाइड सॉल्यूट गिवन है, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कितना गिवन है? 2.55, और यहाँ पे कंसेंट्रेशन क्या करोगे? मास डिवाइड बाय
मोलर मास, उसके अलावा यहाँ पे क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। उसके बाद आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर केल्विन में रखना है हमेशा ही 298 केल्विन। अब यहां से मोलर मास की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लेना, 288.6 के अराउंड आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, नहीं रिवर्स ऑस्मोसिस और उसके टाइप्स बचे हैं थोड़ा सा, उसके बाद खत्म है चैप्टर। रिवर्स ऑस्मोसिस नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ऑस्मोसिस का रिवर्स हो रहा होगा। ऑस्मोसिस का रिवर्स कैसे होगा, आपने जो प्रेशर अप्लाई किया था, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, अगर आप उस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हो, उस प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हो, तो जहां से जहां आपका जो ऑस्मोसिस हो रहा था वो कहां से कहां हो रहा था, हायर टू लोअर हो रहा था, या फिर लोअर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब वो क्या होने लग जाएगा, उल्टा होने लग जाएगा। समझ रहे हो कब उल्टा होने लग गया, जब आपने जो ज्यादा कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन था जिसपे आपने प्रेशर अप्लाई किया था ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, कि भाई हाँ जैसे ही आपने वो प्रेशर अप्लाई किया है ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया, वो प्रेशर था ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आप उस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो ऑस्मोसिस कैसे रिवर्स डायरेक्शन में होने लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि सॉल्वेंट है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, सॉल्वेंट जहां पे कम है वहां से ज्यादा वाले एरिया में वो क्या करेगा, मूव करने लग जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, जब आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हो तो ऑस्मोसिस का रिवर्स होने लग जाता है, इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। डेफिनेशन लिख लो इसकी, if the pressure applied on if the pressure applied on higher concentrated on higher concentrated solution is greater than osmotic pressure is greater than osmotic pressure, the flow of solvent particle the flow of solvent particles take place in reverse direction. This process is called reverse osmosis. This process is called reverse osmosis. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 3 टाइप्स होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, आइसोटोनिक आप इस तरह से मान सकते हो, सपोज ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से 2 अलग अलग मीडियम्स क्या है, सेपरेटेड हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइसोटोनिक मतलब भाई जितने बाहर जा रहे हैं सॉल्वेंट उतना ही अंदर जा रहा है, मतलब दोनों साइड का कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो नेट
तो कोई वो समझ रहे हो, जितने बाहर जा रहे हैं उतने ही अंदर जा रहे हैं, तो नेट तो कोई फ्लो नहीं है यहाँ पे। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आप ये बोल सकते हो कि हाइपोटोनिक मतलब कि बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है, मतलब बाहर वाला जो सॉल्यूशन होगा आपका वो कैसा होगा, यहाँ पे सपोज ये C1 है, यहाँ पे C2 है, तो C1 और C2 में क्या रिलेशन होगा, C1 ज्यादा होगा कि C2 ज्यादा होगा, ज्यादा कंसेंट्रेटेड कौन होगा, C1 ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा C2 से। ठीक है। अगर आपने इस टाइप से सॉल्यूशन लिया है, यहाँ पे ये जो बाउंड्री दिख रही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अगर C1 ज्यादा कंसेंट्रेटेड है C2 से, तो नेट मूवमेंट किधर की तरफ होगा, सॉल्वेंट का अंदर की तरफ मूवमेंट होगा, जिससे क्या हो जाएगा, स्वेलिंग। समझ रहे हो क्या, इससे क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। आप इसको इस तरह से मान सकते हो कि अगर सपोज, हाँ, अगर आपने यहाँ पे कोई इस टाइप से सॉल्यूशन लिया है कि जिसका जो कंसेंट्रेशन है वो कम है अंदर वाले से, तो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगा, तो यहाँ पे एक तरह से स्वेलिंग का रिजल्ट होगा। और अगर यहाँ पे अगर आप बात करो, अगर सपोज यहाँ पे भी C1 है C2 है, अगर ये वाला मैं केस ले दूंगी, तो नेट मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा तो श्रिंकेज, किसमें क्या होगा, श्रिंकेज होगा। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा ना कि अगर हम ज्यादा टाइम तक जैसे साबुन से कपड़े धोते रहते तो हाथों में, उंगलियों में थोड़ा ऐसे अलग ही, समझ रहे हो, सल वल पड़ जाते, जो भी है क्या बोले, समझ रहे हो। हाँ, कपड़े तो हम धोते ही नहीं है मैम, वो तो छोड़ो। तो क्या होगा कि बाहर जो है, बाहर जो सोप सॉल्यूशन है ना, बाहर का जो सोप सॉल्यूशन है उसका क्या है, कंसेंट्रेशन ज्यादा है, वो ज्यादा कंसेंट्रेटेड है। ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो सेल है, सेल के बाहर, आपके जो सेल है, सेल के बाहर अगर ज्यादा कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन रहेगा, तो नेट जो फ्लो होगा, नेट जो मूवमेंट होगा, वो अंदर से बाहर की तरफ होगा, तो नेट रिजल्ट जो होगा वो किसमें होगा, श्रिंकेज। नेट क्या होगा, श्रिंकेज हो जाएगा। ठीक है। तो ये इन तीनों में डिफरेंस होता है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको सॉल्टी वाटर ड्रिंक करने को दे दिया जाए, है ना, अगर आप मंथली, मतलब जो आपको सिर्फ और सिर्फ जो वाटर ड्रिंक करने के लिए अवेलेबल है वो सॉल्टी वाटर है, ठीक है, तो आपको पता है कि आप जो है ना फिर पानी की कमी से ही मर जाओगे। अगर आप सॉल्टी वाटर ड्रिंक कर रहे हो ना, तो उसका क्या रिजल्ट होगा कि आप सॉल्टी वाटर ड्रिंक कर रहे हो तो बाहर जो आप जो वाटर ड्रिंक कर रहे हो वो क्या है, ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, सेल से वाटर रिलीज होगा, सेल से वाटर निकलता जाएगा, श्रिंकेज हो जाएंगे। ठीक है। तो जिस वजह से क्या हो जाएगा कि पानी की कमी से ही मर जाओगे, जो कि अगर सॉल्टी वाटर ड्रिंक करते रहोगे तो, है ना। तो आप इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हो कि यहाँ पे मैंने कंसेंट्रेशन की बात बता दी है। अगर नेट फ्लो जो है किसको आप हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक कहोगे, वो यहाँ पे लिख लो। तो नोट डाउन करोगे, सबसे फर्स्ट लिखो आइसोटोनिक। नेट मूवमेंट जो है वो 0 है, मतलब हाँ, ठीक है, मतलब नेट, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि नेट, हाँ नेट उसमें 0 है। हाँ, इस पे लिख लो आप, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो जाएगा, पाई 1 और पाई 2 का, दोनों अंदर और बाहर वाले का। इसमें लिखो, फर्स्ट लिखो आइसोटोनिक, आइसोटोनिक में लिखो डैश करके सॉल्यूशन ऑफ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन ऑफ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर आइसोटोनिक इन नेचर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे क्या क्वेश्चन बना हुआ है वो मैं बता देती हूँ। सॉल्यूशन ऑफ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर आइसोटोनिक इन नेचर, अगर आपको क्वेश्चन में लैंग्वेज में ये दे दिया, जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जहां पे पाई 1 पाई 2 के बारे में मैंने बताया था, अगर आपको क्वेश्चन में उसने दे दिया कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ये, तो वहीं पे दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि अच्छा, मतलब पाई 1 बराबर पाई 2 है ना। मतलब आप लोगों को सपोज पाई 1 के लिए उसने C1 दे दिया, है ना, RT है ये इस तरह से, और यहाँ पे क्या है C2 RT। अगर आपको उसने एक का कंसेंट्रेशन दे दिया और दूसरा 1 मार्क में पूछ लिया कि दूसरे वाले का क्या कंसेंट्रेशन होगा, अगर ये दोनों के दोनों आइसोटोनिक होंगे नेचर में, है ना, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, पाई 1 इक्वल्स टू पाई 2। वो किसका एग्जाम्पल है, आइसोटोनिक का एग्जाम्पल है, मतलब कंसेंट्रेशन C1 किसके बराबर हो जाएगा, C2 के बराबर हो जाएगा। कब C1 C2, जब हम टेम्परेचर क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है। टेम्परेचर का भी देख लेना, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है नहीं रखा है उसने, है ना, टेम्परेचर पता चले वेरी कर दिया तो आप C1 इक्वल्स टू C2 करके आ गए। 1 मार्क में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो हाइपोटोनिक, नेक्स्ट लिखो हाइपोटोनिक,
इसमें डैश करके लिखो सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, solution having less osmotic pressure than the other solution, then the other solution, then the other solution is known as hypotonic solution, is known as hypotonic solution. अब मुझे बताओ यहाँ पे C1 बड़ा है C2 से, तो पाई 1 क्या होगा, पाई 2 से बड़ा होगा, ठीक है। थर्ड लिखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, थर्ड लिखो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम लिखो सॉल्यूशन हैविंग हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, having high osmotic pressure then other solution, then other solution is known as hypertonic solution, is known as hypertonic solution, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई 2 ज्यादा हो जाएगा पाई 1 से। उसके बाद आप कोई क्वेश्चन देखो ना, तो वहां पे C1 C2 मत याद करके जाना, आप ये कंसेप्ट जाकर देख के जाना है ना। बाहर क्या पता C1 लिखा हो, अंदर क्या पता C2 लिखा हो, ठीक है। तो C1 C2 ये याद नहीं रखना है हमें, हमें ये ध्यान में रखना है हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है। C1 C2 कहीं पे भी लिख सकता है वो। उसके बाद में हाँ, इसके एग्जाम्पल्स वगैरह तो वही है कि जैसे मैंने बता दिया, स्वेलिंग श्रिंकेज वगैरह किस तरह से हो जाता है, वो हो जाएंगे इसमें। अब जो एक और टॉपिक, ये सॉल्यूशन तो यहीं पे खत्म हो गया है ना। अब वांट ऑफ फैक्टर आता है, एब्नॉर्मल मोलर मास आता है, ये दो टॉपिक्स और आते हैं और उनसे रिलेटेड कैलकुलेशन होती है। ये सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोबारा से कैलकुलेट की जाती है आयोटा लगा के, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट एज अ सॉल्यूट यूज में ले रहे हैं, है ना। पर वो हट चुका है सिलेबस से, तो सॉल्यूशन आपका यहीं तक था, यहीं पे कंप्लीट हो गया है। अब हाँ एग्जैक्टली हाँ, किसके बारे में देखो, मतलब दो दो टाइप से होता है। यहाँ पे जैसे आपको NaCl दे दिया ना, तो यहाँ पे कितने NaCl का तो क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन के बाद 2 आयंस बनेंगे, है ना। तो वैसे ही आयोटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे यहाँ पे, सॉरी हाँ। आधी बात समझ में, आपको क्या करना होता है, आयोटा क्या होता है, रेशियो होता है, किन का रेशियो होता है, आयंस बिफोर और आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय जो पहले जितने हैं उसके मोल्स, समझ रहे हो। पहले बाद में डिसोसिएशन के बाद में जितने बन गए हैं डिवाइड बाई पहले कितने हैं, तो आपको 2 तरह से देखना होता है। एक तो एसोसिएशन वाला क्लासिफिकेशन आ जाता है, एक डिसोसिएशन वाला आ जाता है, ठीक है। एसोसिएशन मतलब कि AN है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, N मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, एसोसिएट हो गए, और यहाँ पे डिसोसिएशन हो गया, मतलब जैसे लाइक AN है तो यहाँ पे Na हो गया, है ना। इस टाइप से होता है यहाँ पे। उसके बाद आयोटा कैलकुलेट किया जाता है इसी इक्वेशन में, किस तरह से होगा ये देख लेना आप लोग, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि N कितने बनेंगे, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो मोलर मास है वो बढ़ जाता है किसका, जैसे एसोसिएशन हो जाता है किसी में, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर CH3COOH की बात करोगे, है ना, तो हम जो इसमें मास कैलकुलेट करते हैं वो, और जो हम इससे नॉर्मल हम लोग इसका मास कैलकुलेट करके देखेंगे, और जो हम इसमें प्रैक्टिकली जो मास कैलकुलेट करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस आता है। क्यों डिफरेंसेस आता है, क्योंकि एसोसिएशन हो जाता है मॉलिक्यूल का, ठीक है। मतलब एक ही दूसरे के साथ में, तो उस एसोसिएशन के केस में ज्यादा आ जाता है मास जो है ना, इस टाइप से होता है वो। और पूरा ही पढ़ना पड़ेगा वो, अगर वो पढ़ोगे तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, तो वो देख लेना आप लोग। हाँ, तो अब आप लोगों को एक और चीज, एक और टॉपिक रह गया था लास्ट, आप लोगों को याद हो तो जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो कुलरॉश लॉ हमने देखा था, ठीक है। उसकी एप्लीकेशन रह गई थी, है ना। उसकी एप्लीकेशन पे भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग पहले हेडिंग डाल लो, पहले तो लिख लेना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक रहा है, वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ कुलरॉश लॉ। उसका मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी जो पूछा गया है, उसकी एप्लीकेशन का मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी जो पूछा गया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हेडिंग डाल के, हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ कुलरॉश लॉ।
हाँ, हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ कुलदौश लॉ। ये कुलदौश लॉ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने सिर्फ कुलदौश लॉ तक ही बताया था आपको, है ना। और उसी टाइम पे क्लास खत्म हो गई थी, नेक्स्ट डे मुझे खुद को भी याद नहीं रहा कि वाला टॉपिक भी है अभी तो, बट लेकिन लेकिन आप एनसीईआरटी करोगे तो आप लोगों को लॉ, ठीक है। इसमें आप लोग लिखोगे टू फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, टू फाइंड आउट degree of dissociation of weak electrolyte, to find out degree of dissociation of weak electrolyte, मतलब कि आपको पता है यहाँ पे अगर मैं कोई कंसेंट्रेशन C की बात कर लूँ, कोई कंसेंट्रेशन इनफाइनाइट की बात कर लूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी, है ना। तो यहाँ पे हमें पता था कि मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट पे ज्यादा होगी, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखूंगी, अल्फा का फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे कैलकुलेशन करवाऊंगी अभी मैं। ये लिख लो फॉर्मूला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ना, डॉल्टन लॉ तो वही हो जाएगी कि टोटल प्रेशर दोनों के ही इंडिविजुअल प्रेशर, मैंने बताया था ना, टोटल पीटी इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। इसमें फॉर्मूला और क्या है, बस डॉल्टन का प्रेशर क्या होता है कि भाई टोटल जो प्रेशर होता है P1 प्लस P2 करके लिखना है आपको, तो वही है, ये तो वही राउट्स लॉ ही तो लिखा हुआ है। अच्छा ये आप कहना चाह रहे हो, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसके बाद सेकंड पॉइंट लिख लो इसमें, टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, टू फाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, K A इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। जैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो अभी मैं एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ आपको। अभी सिर्फ K ही लिखो, यहाँ पे A मत लिखो, कंफ्यूजन हो जाएगा, K ही लिखो। क्वेश्चन लिखो इस पे, क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, कंडक्टिविटी ऑफ conductivity of 0.00241 m acetic acid is acetic acid is 7.896 into 10 की पावर -5 Siemens per centimeter. Calculate its molar conductivity and calculate its molar conductivity and its molar conductivity and if यहाँ पे पूरा ही लिख देती हूँ, ऊपर लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, molar conductivity, calculate its molar conductivity and if molar conductivity at infinite dilution for acetic acid is
for acetic acid is 390.5 per Siemens centimeter square per mole. What is its dissociation constant? What is its dissociation constant? What is its dissociation constant? आप लोगों के पास में फॉर्मूला है, तीनों के तीनों फॉर्मूला है. एक आपको पता ही है K इंटू 1000 डिवाइड बाई M, ये किसी कंसेंट्रेशन पे होती थी. उसके बाद अल्फा इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन C एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और K इज इक्वल्स टू C अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है आपको, ये K कैलकुलेट करना है, और एक आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है. ये दोनों कैलकुलेट करना है आपको. K की वैल्यू 0.019 इंटू 10 की पावर माइनस 8. 0.1, हाँ 1.86, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 5. 1.6 है कि 1.86 है, ये अप्रोक्स 1.9 के अराउंड होगा. हाँ 1.9 करें, 10 की पावर माइनस 6 क्या माइनस 5 होगा. करो सभी कैलकुलेट. बस ये वैल्यूज रख देनी है. वैल्यूज कैसे रखोगे, आपको यहाँ पे ये तो क्या दे गिवन है, मोलरिटी गिवन है, तो डिवाइड में मोलरिटी रखोगे 0.0241. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लो. आपको K की वैल्यू गिवन है 7.896 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इंटू 1000. आप यहाँ से कर दोगे, यहाँ से आपको यहाँ पे हाँ कंसेंट्रेशन की वैल्यू आ जाएगी. मोलर कंडक्टिविटी कितनी आएगी, 32.76, 32.76 पर मोल. यहाँ से आपको 32.76 डिवाइड बाय क्या करोगे, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी दे रखी है आपको, 390.5. यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 8.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 8.4 इंटू 10 की पावर माइनस 2. और यहां से आपको क्या करना है, कंसेंट्रेशन. ठीक है, यहां से आपको करना है कंसेंट्रेशन, आपको गिवन है 0.00241 C अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा. कुछ ज्यादा ही हो गया है तो. कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही चली गई इसमें तो. ठीक है कोई बात नहीं, जब आप एग्जाम में बैठे बैठे कैलकुलेट करोगे तब कर लेना. 1.86 इंटू 10 की पावर माइनस 5. हाँ हाँ ऐसे लिख के आ जाना. ठीक है आगे आप सॉल्व कर लेना. किधर, हाँ क्या, C अल्फा का स्क्वायर K इंटू 1000. K कितना है, K
K इतना है ना, M इतना है, कंडक्टिविटी क्या होता है, K होता है। तो कंडक्टिविटी ऑफ दिस एसिटिक एसिड ये है कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी है ये 7.896 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी M। हाँ हाँ हाँ, आप चाहो ना तो इसको 1 - अल्फा ये जो है ना, इसको आप 1 लिख सकते हो, है ना, नेग्लेक्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, क्योंकि तो बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू हो जाएगी। कैलकुलेशन ये करके लिख देना, फिर बाकी बाकी तो आपको क्या करना है, 8.4 को 8.4 से मल्टीप्लाई करके, इसमें मल्टीप्लाई करके 10 की पावर बैलेंस करके लिख देना यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं, बस अभी सॉल्यूशन का एक जो टॉपिक रहा है वो डिस्कस करके एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन जल्दी से नोट डाउन कर लो। हाँ, एक और जो टॉपिक है उसके बाद एनसीईआरटी डिस्कस कर लेंगे हम। एनसीईआरटी में क्वेश्चंस ऐसा है कि आपको से एक बार में नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एक बार उसका चेक कर लेना कि किस तरह से उसमें कैलकुलेशन की है, कैसे वैल्यूज रखी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार अपने आप बन जाएगा क्वेश्चन, पर ट्राई तो करना ही है ना। एनसीईआरटी में क्वेश्चन देख के तो ऐसा लगेगा कि काफी टफ क्वेश्चन है, एक बार आप खुद से करके देखो, नहीं बनता है एक बार चेक करो कि कहाँ पे गलती की है। हाँ, बैटरी वाले पार्ट डिलीटेड है, बैटरी सेल कोरोजन। हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन Dalton's law of partial pressure between Dalton's law of partial pressure and Raoult's law। हाँ हाँ, सीबीएसई का टॉपिक है। सीबीएसई का टॉपिक ही है ये, मैं भी इसमें देख लेती हूँ। ठीक है, इसमें लिखेंगे डैश करके, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे if mole fraction is given in vapor form, if mole fraction is given in vapor form, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे if mole fraction is given in vapor form, y1 and y2 are mole fraction of liquid A and B in vapor form, YA और जो YB है वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A और B इन वेपर फॉर्म। आपको मैंने अभी तक क्या बताया था कि हम क्या देखते थे, मोल फ्रैक्शन किसमें, लिक्विड के अंदर देखते थे,
मोल फ्रैक्शन हम किस में देखते थे? लिक्विड के अंदर, जहां हमने राउट्स लॉ में भी डिस्कस किया था, वहां पे भी मैंने बताया था कि वहां पे जो वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के, और वो सॉल्युबिलिटी क्या होती थी? मोल फ्रैक्शन, जो किसके अंदर है? उस लिक्विड के अंदर है, मतलब उस सॉल्यूशन के अंदर जो मोल्स प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के, वो हम देखते थे। ठीक है, वहां पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर मैं वेपर प्रेशर की बात करूं, कहाँ पे बात करूं? वेपर प्रेशर जो है वो वेपर्स में, अगर उनके जो मोल फ्रैक्शन है अगर वो वेपर्स में कितने हैं तो उनको मैंने YA और YB से डिनोट किया है। तो आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखो, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mole fraction is directly proportional to partial pressure. Mole fraction is directly proportional to partial pressure. अब वहां पे जो PA नॉट वाला टर्म आता था ना, वो यहाँ पे PS करके आएगा। यहाँ पे PS क्या है? टोटल प्रेशर। प्रेशर किसका? सॉल्यूशन का। सॉरी, यहाँ पे Y आएगा। प्रेशर किसका? सॉल्यूशन का। PS को मैं क्या लिख सकती हूँ? PA प्लस PB। PA प्लस PB लिख सकती हूँ PS को, और PS को, PA को मैं क्या लिख सकती हूँ? PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो सिमिलरली ये आप PA के लिए आपने ये रिलेशन निकाल दिया, PB के लिए क्या रिलेशन निकालोगे? PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB YB। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए YA प्लस YB क्या होगा? 1। ठीक है, यहाँ पर हमें टोटल प्रेशर लेना पड़ेगा। वहां पे हम क्या लेते थे? इंडिविजुअली उसका लेते थे, जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही प्रेजेंट हो। यहाँ पे हमें टोटल प्रेशर लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने दो लॉज को मर्ज किया है, एक तो डाल्टन्स के लॉ को मर्ज किया है और एक और किसको? राउट्स लॉ को मर्ज करके हमारे पास फाइनली ये आया है प्रेशर। और YA प्लस YB तो मोल फ्रैक्शन में है, मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू वेपर वाले में है, वेपर वाले में दोनों की वैल्यू 1 होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिखवाया था, इफ मोल फ्रैक्शन इज गिवन इन वेपर फॉर्म, if mole fraction is given in vapor form, Y1 and Y2 are mole fraction of liquid A and B in vapor form, ठीक है। एनसीईआरटी डिस्कस कर लेते हैं अब सारा। और कोई टॉपिक बचा है इसमें? एक बार चेक करो, और कोई टॉपिक? नया चैप्टर अभी एनसीईआरटी डिस्कस कर लेते हैं, हाफ एन आवर, अगर जितना टाइम लगेगा एनसीईआरटी डिस्कस करने के बाद, उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और तो कोई चैप्टर नहीं है। हाँ सॉरी, Y1 Y2 नहीं, YA YB लिख लो, YA YB, Y1 Y2 की जगह YA YB लिख लो। ठीक है, ओके। सरफेस एरिया और वेपर प्रेशर का मैंने हाँ सरफेस, देखो वहां पे वेपर प्रेशर इवेपोरेशन तो इंक्रीज होता है सरफेस एरिया से, लेकिन वेपर प्रेशर हम कब कैलकुलेट करते हैं? जब उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। किन किन के बीच में? जो इवेपोरेशन होता है और कंडेंसेशन होता है। ठीक है, तो जिस वजह से आप चाहे वो कोई सा भी शेप वाला, कोई से भी साइज वाला अगर आप वहां पे कंटेनर ले लेते हो ना, तो यहाँ वहां पे वो डिपेंड ही नहीं करेगा किसके ऊपर? उसके शेप के ऊपर, साइज के ऊपर डिपेंड ही नहीं करेगा। कौन? वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर जो ले रहे हैं हम वहाँ यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे ले रहे हैं। इक्विलिब्रियम वाले केस में जो कंडेंसेशन होगा, जो
इवेपोरेशन होगा और जो कंडेंसेशन होगा, दोनों की रेट्स जब इक्वल हो जाती हैं तो फिर वो डिपेंड ही नहीं करता कि क्या है, किस तरह से वो फिल्ड है, ठीक है, क्योंकि जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के आएंगे तो दूसरे वाले सरफेस पे आ जाएंगे मॉलिक्यूल, फिर उनका भी इवेपोरेशन होगा, फिर दूसरे वाले आ जाएंगे, ठीक है। तो वो पेल्ड इक्विलिब्रियम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में यही डिफरेंस हो गया है कि इवेपोरेशन तो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे, क्यों, क्योंकि वहां पे इक्विलिब्रियम की बात नहीं करते हम, है ना, वहां पे ओपन कंटेनर रहता है, वो हटता जाता है, उठता जाता है, उठता जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्लोज कंटेनर की बात करते हैं, ठीक है, क्लोज। अच्छा, एनसीईआरटी कितने स्टूडेंट्स को डिस्कस करनी है ये बताओ पहले तो। सॉल्यूशन की एनसीईआरटी तो चलो फिर भी बाद में कर लेंगे, इससे पहले वाले 2 चैप्टर में है कोई क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन से वाले चैप्टर को। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रो सॉरी हाँ केमिकल काइनेटिक्स। नहीं नहीं, इसमें इसमें बस हाँ ये फॉर्मूला याद रखना, ये डेरिवेशन याद रखना, इस पे कोई क्वेश्चन बना ही नहीं आज तक, कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया इसमें, समझ रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आपको ये रिलेशन पूछ सकता है कि ये रिलेशन क्या है, ठीक है, इस पे कोई क्वेश्चन आया ही नहीं आज तक, तो फिर हाँ नया चैप्टर आप बताओ लास्ट के। आप एक काम करना, जो लोग एनसीईआरटी नहीं डिस्कस करना चाहते हैं 2:30 पे वापस बैक आ जाना, ठीक है, वो 2:30 पे वापस आ जाना, एक बार चेक कर लेना कि एनसीईआरटी डिस्कस हो रही है या फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है ना। नया चैप्टर में एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और फिजिकल एब्जॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन, ये सब चलेगा आज अगर स्टार्ट हो जाती है तो। हाँ सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ सबसे पहले हम आ जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे। केमिकल काइनेटिक्स में एक्सरसाइज में किसी को डाउट हो, सबसे पहले डाउट बताना, डाउट बताना, मैं डाउट यहाँ पे लिख लूंगी, फिर उस अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में हाँ 2:30 से पहले नहीं स्टार्ट करूंगी। बेटा जिनको ऑल डाउट आ रहे हैं ना वो क्या करा करा करो, एक बहुत अच्छी मैं चीज बता दे रही हूँ, देखो कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आता, बोर्ड वाले में आप लोगों को इंडेक्स क्वेश्चन आएगा या एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा, और फिर भी ये चांसेस रहते हैं कि 80 to 85% तो आपका जो वो है ना वो डेटा तक सेम ही रहता है, समझो। और आप अगर लास्ट ईयर वाला पेपर भी देखोगे ना, अगर किसी स्टूडेंट ने लास्ट ईयर वाला पेपर भी दिया हो तो इतना सिंपल क्वेश्चन दिया था, किस पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था या फ्रीजिंग पॉइंट था, एक बार चेक करना, इतना सिंपल क्वेश्चन दिया था, आपको डेल्टा टीएफ निकालना था, फिर उसके बाद आगे वैल्यूज रख के वो फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेना था, ठीक है, मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। उसके बाद अगर आप एनसीईआरटी करने बैठ रहे हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो एक बार रेफरेंस बुक जो है आपके पास में है ना, जो आपके पास सॉल्यूशन है, वो एक बार खुद से चेक कर लिया करो, है ना, कि यार यहाँ पे कहाँ गड़बड़ रह गई है, अच्छा मैंने ये ऐसे नहीं किया, खुद से उस क्वेश्चन की एनालिसिस किया गया, खुद से उस क्वेश्चन का एक बार आंसर चेक किया गया करो कि अच्छा ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। अगर आप बिना एक बार अगर आपने वो आंसर देख के एक बार पूरा सॉल्व कर लिया ना, तो उसके बाद जब दूसरी बार करोगे ना तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पर आप फिर अगर अगर आप बिना देखे बिना आंसर करे ही एक बार आंसर चेक कर लिया करो उसका, ठीक है, वो कोई इशू नहीं, एक बार रेफरेंस बुक या फिर इंटरनेट पे तो सारे आंसर्स अवेलेबल है कि नहीं, एक्सरसाइज के सारे आंसर्स अवेलेबल हैं, एक बार आप उससे क्रॉस चेक कर लिया करो कि क्या कहाँ पे गड़बड़ रह रही है, ठीक है। तो मेरा तो यही आपको रहेगी एडवाइस कि जब क्वेश्चन एनसीईआरटी के सॉल्व करने लगो तो साथ में रेफरेंस बुक और जो भी है आंसर सॉल्यूशन भी उसके हाथ के हाथ ही चेक करते जाया करो। क्वेश्चन बता दो अब कौन कौन से, 4.7, 4.8। बेटा 4.7 जो है वो हट चुका है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी आपका हट चुका है, क्योंकि यहाँ पे आरएनएस फैक्टर आएगा पूरा, k इज इक्वल्स टू ए की पावर माइनस ई अपॉन आर टी आएगा, फर्स्ट, फोर्थ, 6, 10 और 12, फर्स्ट, 4, 6, 10 और 12, 14 और 17 और हाँ 9 और पूरी एक्सरसाइज ही बता देती हूँ मैं तो, है ना, फिर हमारा सिलेबस जो है वो कोई बात नहीं, अगले 2-3 महीने बात कर लेंगे हम। हाँ ऑनलाइन के ही तो डाउट्स लिखे हैं यहाँ पे मैंने, 8 सेकेंड, अब और कौन कौन से बच गए हैं वो भी लिखवा दो, सारे के सारे सारे ही बता देती हूँ ना मैं, जिसका जो कुछ जेन्युइन डाउट होगा ना वो मैं बताती हूँ।
फर्स्ट क्वेश्चन तो सोचना भी मत कि मैं बताऊंगी, ऐसा ही यूनिट बतानी है रेट कांस्टेंट की, ये मैं क्लास में करवाया क्वेश्चन है। क्या है? हाँ अरे फर्स्ट ऑनलाइन में बताया ना, तो फर्स्ट तो क्या है, अरे रेट कांस्टेंट कि ऐसा यूनिट निकालनी है। अब ये देखो, आपको ये दे रखा है जैसे साइज ऑफ NO से N2O प्लस NO2। अब आपको इसकी रेट लो दे रखा है, रेट लो क्या है, R इज इक्वल्स टू K NO की पावर में 2। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये क्वेश्चन पूछने वाला था क्या? हाँ ये क्वेश्चन पूछने वाला, ऐसा क्वेश्चन क्लास में नहीं करवाया हुआ है क्या? करवा रखे मैंने, प्रेशर वाले सारे करवा रखे हैं आपको, अगर वो डबल हो जाता है तो ट्रिपल हो जाएगा, वो सारे करवा रखे हैं। ये बताओ मुझे, अब ये रेट की यूनिट बताओ पहले, रेट की क्या होती है? क्या? कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होती है। यूनिट तो कंसंट्रेशन को बाद में मोल पर लीटर लिख लेना, ठीक है? अभी तो कंसंट्रेशन की टर्म में निकाल लो इसको, फिर सबसे बाद में मोल पर लीटर लिख लेना। अभी इसको डिवाइड में लेके आ जाओ, यहाँ पे लेके आ जाओ, कंसंट्रेशन की पावर में 2 हो गया। रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, कंसंट्रेशन कितना होता, अब यहाँ पे ऊपर जाएगा तो कंसंट्रेशन की पावर में -1, और यहाँ पे टाइम माइनस है ना, तो अब कंसंट्रेशन को क्या लिखोगे, पर मोल पर लीटर पर सेकेंड। 4.20 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बेटा 4.20 जो है ना वो प्रेशर वाला है। आपको पता है प्रेशर वाले मैंने क्वेश्चन करवाए थे आप लोगों को, मैंने बताया था कि एप्लीकेशन जो है वो उसमें आप लोगों को इनिशियल प्रेशर लिखना है, फिर उधर 0 करके लिखना है। उसके बाद में आपको प्रेशर वाले में तो मैंने आपको क्या बताया था, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर के केस में ही तो हम प्रेशर यूज में लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर वाले के में ही तो हम प्रेशर वाली बात बताई थी मैंने कि K is equals to 2.303 डिवाइड बाई T log ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। कुछ याद आ रहा है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट बताया था, डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। हाँ मोल पर लीटर, ठीक है, बस मोल पर लीटर पर सेकेंड। और कुछ? हाँ हाँ नहीं नहीं सही है सही है। कंसंट्रेशन को मोल पर लीटर लिखोगे ना ऊपर जाके +1 में हो जाएगा, ये तो कर लोगे, ऐसा यूनिट तो निकाल लोगे। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन के बाद कौन सा है, फोर्थ क्वेश्चन। और कोई सा क्वेश्चन है जो इसमें लिखना बाकी है? हो सेकेंड और थर्ड तो मुझे भी नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। 22 छोड़ो, 2 और 3 तो नहीं। सही सही बताओ, एक तो कौन कौन से जो जेन्युइन क्वेश्चंस होंगे ना वही बताऊंगी मैं, फोर्थ वाला तो बिल्कुल बताने जैसा भी नहीं है, छोड़ो फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं बनाया मतलब? क्वेश्चन नंबर 6 सुनेंगे कि क्या है, अगर कोई रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर है विथ रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, कोई रिएक्शन है वो सेकंड ऑर्डर है विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, मतलब ये बोलना चाह रहा है वो। अब ये बोलना चाह रहा है व्हाट इज द रिएक्शन, हाँ हाउ इज द रिएक्शन अफेक्टेड, अगर कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट का डबल कर दोगे, इसका डबल कर दोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, और अगर यहाँ पे रिड्यूस टू 1/4 कर दोगे तो ये 1/4 हो जाएगा रेट। यही तो बोला है इसने, हाउ इज रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड। 7 क्वेश्चन है नहीं आपके, 6 भी पूछा हुआ है, 6 तो बता दिया, 7 बता दिया, 7 को सॉरी हाँ 8 क्वेश्चन, 8 नंबर वाला क्वेश्चन 7 नहीं है, 7 नहीं है, 7 नहीं है। टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, बिकॉज क्योंकि हमें इसके लिए आरएनएस इक्वेशन पढ़नी पड़ती है। क्या कंसंट्रेशन, यहाँ इधर इधर, हाँ नहीं 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 ऐसे किसने बोल दिया आपको? क्वेश्चन में क्या दे रखा, अ रेट सॉरी अ रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, किसी रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में वो सेकेंड ऑर्डर है, समझ रहे हो? विथ रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, विथ रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, विथ रेस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट, है ना? मतलब यहाँ पे आपका ये भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे ए और बी हो,
है ना, तो भी यहाँ पे 2 हो गया, हो गई इसकी, बट यहाँ से भी 2 नहीं आ रहा है क्या, यहाँ से भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। समझ रहे हो, आ रही बात समझ में। और अगर आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर आपने इसको क्या कर दिया, डबल कर दिया, इसको भी क्या कर दिया, डबल कर दिया, कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा वो, 1/2 भी कर दोगे, है ना। लेकिन आपको क्या बोला है, सेकंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू अ रिएक्टेंट। हाँ, 7th क्वेश्चन नहीं है, 7th क्वेश्चन क्रॉस कर दो, आर्नियस इक्वेशन नहीं है, तो उसमें अदरवाइज उसमें आ जाता है ना, क्योंकि वरना फिर मुझे आपको एक्टिवेशन एनर्जी बनानी पड़ेगी, K इज इक्वल्स टू ए, जो भी फॉर्मूला बताना पड़ेगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन, 8 वाला क्वेश्चन देखो पहले। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल पाओगे, टाइम इंटरवल दे रखा है 30 से 60 सेकंड में। हाँ, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम ही तो करना है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय चेंज इन टाइम ही तो करना है इसमें। ठीक है, उसके बाद में कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले 0 वाला लो, 0 से 30 सेकंड वाला टाइमिंग लो, 0 से 30 सेकंड वाला टाइमिंग लो, 0.55 और 0.31 है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि टाइमिंग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्या लिखते हैं हम, 2.303 डिवाइड बाई टी। 0 से 30 के टाइमिंग में टाइम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 किसमें है, यूनिट क्या है इसकी, सेकंड, 30 सेकंड हो जाएगा। लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना है, 0.55 डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन एट टी इक्वल्स टू 30, मतलब 0.31 के जाएगा इससे आपका। ठीक है, उसके बाद K2 वैसे ही कैलकुलेट कर लो। K2 के लिए क्या करना है आपको, वही 2.303 डिवाइड बाय टाइमिंग कितना हो जाएगा आपका, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड के बाद लॉग लेके आपको क्या करना है, इनिशियल रिएक्टेंट लिख लो डिवाइड बाय 0.17। ये मैं कौन सा क्वेश्चन नंबर बता रही हूँ वो भी लिख देती हूँ, ये मैं बता रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 बता रही हूँ। ठीक है, इससे आपका क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा। वैसे ही K3 कैलकुलेट कर लोगे, 2.303 डिवाइड बाय टाइमिंग कितना है, 90 है, लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइड बाय इसका जो फाइनल कंसेंट्रेशन है वो कितना है, 0.085। यहाँ से सारी वैल्यूज K1 K2 K3 कैलकुलेट करके आपको क्या दे देखा है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो यहाँ पे क्या आपके पास 3 के आ जाएंगे, तो नेट के कैसे कैलकुलेट करोगे, K1 प्लस K2 प्लस K3, इन तीनों का एवरेज निकाल देना। नाइन्थ का फर्स्ट एंड सेकेंड, डिफरेंशियल A reaction is first order in A and second order in B। मतलब कैसे लिखोगे, ये कौन सा वाला बता रही हूं मैं, 9 वाला बता रही हूँ। फर्स्ट ऑर्डर R is equals to K, a reaction is of first order in A and second order in B। अब ये बोल रहा है write down the differential rate reaction। differential rate reaction मतलब dr डिवाइड बाई dt इज इक्वल्स टू, ये क्या है, इसकी डिफरेंशियल रेट रिएक्शन है। यहाँ पे डी ए कर दो, चलो ए तो उससे कंफ्यूज हो जाओगे, डी आर कर दो। ठीक है, ये क्या हो गया, इसकी डिफरेंशियल रेट रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, सेकंड क्या दे रखा है, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन, हाउ इज द रेट रिएक्शन अफेक्टेड। अगर बी जो है वो थ्राइस हो जाएगी, बी थ्राइस हो जाएगी, तो नेट कंसेंट्रेशन कितना, 9 टाइम्स हो जाएगा। बी थ्राइस कर दोगे तो नेट क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा, मानते हुए बात। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दे रखा है, फर्स्ट सेकंड कर दोगे, हाँ। उसके बाद बोथ ए और बी दोनों डबल कर दोगे तो कितना टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स। ये भी डबल कर दोगे तो 4 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स, 8 टाइम्स। एग्जैक्टली, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एनी रिएक्टर, मतलब उसकी पावर की बात कर रहा है ये। ठीक है, ये मतलब अगर आपको बोल दिया कि ए के रिस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर की है, बी के रिस्पेक्ट में ये सेकंड ऑर्डर की है, मतलब पावर की बात कर रहा है ये। ठीक है, किसमें, रेट ऑफ रिएक्शन में आपको इस तरह से लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4.10 कर लोगे। 4.10 कैसे, क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करोगे,
क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इक्वेशंस बना देनी है, जो जो कैंसिल हो जा रहा है, ऐसा मैंने क्लास में क्वेश्चन करवाया था ना, अल्फा और बीटा की निकालना, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी किया हुआ है हमने क्वेश्चन। बोलो बोलो, कर लोगे ये वाला क्वेश्चन? रेट लो लिखना है आपको। अच्छा ये बात बताओ मुझे, आर नॉट दे रखा है आपको, जिनके पास में बुक नहीं हो मोबाइल में चेक करो। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको आर नॉट दे रखा है, आर नॉट इज इक्वल्स टू के 0.2 की पावर में x, 0.3 की पावर में y। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे दूसरे वाले में आ जाओ, वापस से आर नॉट लिखो, 5.07 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इज इक्वल्स टू के, वापस से 0.20 की पावर में x, और मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे, 0.10 की पावर में y। हाँ, क्योंकि रेट क्या है, रेट क्या है, के ए की पावर में x और b की पावर में y। a और b चेंज होते जा रहे हैं, ये चेंज होता जा रहा है, तो आपको तो क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज रख देनी है। अब आप दो इक्वेशन बनी है, इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, x से x कट जाएगा, देखो a की पावर x और a की पावर x दोनों में सेम आ जाएगा इन दोनों इक्वेशन में, 0.20 की पावर x और 0.20 की पावर x कट जाएगा, y की वैल्यू आपके 1 आ जाएगी, सॉरी y की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू 0 करोगे तभी आगे 1 आएगा, क्योंकि दोनों आर नोट डिवाइड बाय आर नोट करोगे 1 आएगा, दोनों सेम वैल्यूज हैं। ठीक है, आर नोट ये आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, दोनों साइड आर नोट, आर नोट मतलब वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है, आर, आर इज इक्वल्स टू के ए की पावर में जो भी था एक्स बी की पावर में वाई। 11, क्वेश्चन नंबर 11 सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 11 सेम सेम इसी पैटर्न पे बेस्ड है, आप लोगों को वही करना है। यहाँ पे देखो, द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, ये आपको यहां से आप रिएक्शन को देख के रेट लॉ नहीं लिख सकते। 11 वालों को मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ वापस से। 11 जिनका डाउट है, अब एक एक बता देती हूँ ताकि 10th में आपको और वैसे कैसे करना है वो समझ में आ जाएगा। देखो, ये क्वेश्चन देख के डर गए हैं, बस सिर्फ क्वेश्चन देख के डर गए हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें, करने बैठोगे ना आपको पता है, आपको ये रिएक्शन दे रखी है, पर क्या इससे आप रेट लो लिख सकते हो, क्या इससे रेट लो लिख सकते हो क्या, इस रिएक्शन से नहीं लिख सकते रेट लो, हम नहीं लिख सकते। हमें पता है कि भाई इतना पता चल गया हमें, ए की पावर में एक्स आएगा और बी की पावर में वाई आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, सपोज अब कौन सी चार वैल्यूज है, चार वैल्यूज में कौन कौन सी वैल्यूज उठाएं कि एक वाली वैल्यू कट जाएगी। जैसे सपोज आपने एक तो 6.0 10 की पावर माइनस 3 वाली उठा लो, फर्स्ट और फोर्थ वाली वैल्यू उठाओ, आर की फर्स्ट और फोर्थ वाली वैल्यू उठाओ। फर्स्ट और फोर्थ वाली वैल्यू उठाने के पीछे क्या मकसद रहा है वो मैं बताती हूँ अभी। ए की पावर में के, ए की पावर में एक्स, और यहाँ पे बी की पावर में वाई, क्वेश्चन करवाया हुआ है ऐसा क्लास में, इंटू 10 की पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू के, ए की पावर में x और 0.1 की पावर में y। ये मेरा पर्पस था, ये दो रिएक्शन को उठाने के पीछे कि जो 0.1 है ना वो दोनों में ही कॉमन है, तो कट जाएगा 0.1, तो एक हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमें x की टर्म्स में आंसर, हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी कि x की वैल्यू क्या है। k से k कट जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो, ठीक है, और यहाँ पे 10 की पावर माइनस 2 है, 10 की पावर माइनस 3 है, जब ये भी कितना हो जाएगा, ये भी 1/4 हो जाएगा, ये भी 1/4 है, तो 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4 की पावर में x, x की वैल्यू कितनी रख दोगे 1। बस बस ये नहीं कर पाए थे, बस कंपेयर करना है आपको। अब मुझे एक बात बताओ, y की वैल्यू निकालनी है तो किन किन दो इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, सेकंड और थर्ड को कंपेयर कर दो, x की कट जाएगी वैल्यूज, सेकंड और थर्ड को कर दो कंपेयर। समझ गए कैसे करना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो इसको। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 13। अरे हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, ये तो क्या क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ वही तो पूछा गया है पेपर में ये क्वेश्चन।
ऐसा नहीं करवाया हुआ क्वेश्चन है क्या? मैंने क्लास में बताया था ना, एक ऑर्डर भी निकलवाया था मैंने आपको क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है हाफ लाइफ। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको फॉर्मूला पता है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइड बाय के। और अब आपको यहाँ पे ये देखो क्या दे रखा है, के ही तो दे रखा है। क्या दे रखा है? के ही तो दे रखा है आपको। के तीनों में रख दो, 0.693 डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय 5। अब आंसर में यूनिट देख लेना, सेकंड में है कि मिनट में है कि ईयर में है ना। डिवाइड बाय आप जिससे भी करोगे उस अकॉर्डिंग ही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 तो कर लिया होगा। 13 को अप्रोच नहीं हो रहे, अप्रोच नहीं हो रहे मतलब देखो जीरो, अच्छा वो अप्रोक्स आंसर नहीं आ रहे हैं क्या? 0.693 डिवाइड बाय 200 करके बताओ आंसर कितना आएगा। फर्स्ट वाले में टी हाफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0.693 अपॉन के 15। 14 तो कर लोगे, 15 वाला क्वेश्चन देखो। 15 वाले में तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा पूरा का पूरा। 15 वाले में ग्राफ पेपर लेके आना, एक ग्राफ प्लॉट करना जिसमें आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम लेना है, वाई एक्सिस पे क्या लेना है, कंसंट्रेशन लेना है ना। उस आपको ये ग्राफ इन दोनों में प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करोगे तो उसके बाद में आपको क्या करना है, फर्स्ट तो इसने प्लॉट करने का बोल दिया, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड फॉर द रिएक्शन कितना आएगा, यहां से आपको अब यहाँ पहले तो ग्राफ प्लॉट करोगे। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करने के बाद उसके बाद फिर आप हाफ लाइफ कैलकुलेट कर पाओगे इसमें। हाँ 13 में अब वही है ना कि आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए इंटरवल्स किस तरह से लेने पड़ेंगे, है ना। आप लोग यहाँ पे देखो, अगर टाइम की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो टाइम में 0 हो गया, 400, 800, है ना, 1200, इस टाइप से वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे तो ये वैल्यूज रख देना आप, वाई एक्सिस पे 0.02 का इंटरवल वाले वाई एक्सिस पे नंबर लाइन पे ऐसे प्लॉट कर देना आप। ठीक है, फिर ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करना। उसके बाद में आपको ये देखना है कि इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितना है। इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट 1.63। हाफ लाइफ मतलब वो टाइम जब ये कंसेंट्रेशन कितना रह जाए, हाफ रह जाए, तो वो वाला टाइम उस ग्राफ में देख लेना। समझ रहे हो? आप लोगों को क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है ना। टाइम वर्सेस यहाँ पे कंसेंट्रेशन है, टाइम वर्सेस कंसेंट्रेशन है। कंसेंट्रेशन देख लेना, और 10⁻⁴ करके जो भी दे रखा है यहाँ पे, है ना। अब आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा भाई। इस तरह का ही हमने डिस्कस किया था कि भाई हाँ इस तरह का ही ग्राफ आएगा, है ना। अब आपको क्या बोल रहा है, फर्स्ट तो प्लॉट करना है भाई, ग्राफ तो प्लॉट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे इंटरवल ले लेके यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर देना ये। ठीक है, सेकंड बोल रहा है टी हाफ कैलकुलेट करो। टी हाफ मतलब जब इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना है 1.63, जब वो वैल्यू जब ये इसकी हाफ रह जाए, इसकी हाफ, हाफ मतलब 0.815। तो यहाँ पे टाइम एक्सिस पे देखना कि ये वैल्यू कहाँ पे आ रही है। समझ रहे हो? हमें वो टाइम निकालना है जब कंसेंट्रेशन इतना हो, तो वो इस ग्राफ से मिलेगा आपको। 15 के जैसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं पूछे जाते, नहीं ये ग्राफ प्लॉट वाला क्वेश्चन आज तक तो नहीं पूछा गया, आज तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है ये, क्योंकि वहां पे आपको ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा प्रॉपर। फिर वहां पे चलो टाइम का तो फिर भी कर दोगे, एक्सिस पे आपको कितना कंसंट्रेशन का गैप लेना पड़ेगा, उसके बाद इतनी सारे डेटा दे रखा है इसने, इतनी सारी वैल्यूज को रखना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आज तक तो नहीं पूछा गया है, पर फिर भी कैसे सॉल्व करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज्यादा। और वैसे भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना, तो और करके भी दिया जाता है, और करके भी एक और क्वेश्चन और आ जाएगा इसके साथ में। समझ रहे हो? इतना टफ क्वेश्चन होगा ना तो और करके भी एक क्वेश्चन दे देगा वो। तो फिर और वाले और वाला जो क्वेश्चन होता है ना वो इसी वाले टॉपिक का ही होगा, तो फिर देख लेना।
इतना टफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आज तक तो नहीं पूछा गया, ग्राफ वाला नहीं पूछा गया आज तक, ये ग्राफ नहीं पूछा गया है ना, बस डायरेक्ट आपसे, हाँ बट ये नहीं पूछा गया आज तक, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर बहुत ज्यादा ही आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ड्रॉ ग्राफ बिटवीन, अब log ऑफ N2O5, चलो ये तो फिर भी आपने ड्रॉ कर दिया एग्जाम में, log ऑफ N2O5 वर्सेस का फिर ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, ठीक है, फिर उसको प्लॉट करना, पहले लॉग टेबल से सारी लॉग की वैल्यूज निकालना, हाँ वही वही वही, ये सब वो नहीं है, ठीक है, हाँ उसके बाद स्लोप से आप यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हाफ लाइफ निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है, ठीक है, 15 इस तरह से हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछना है, अब देखो जैसे एक क्वेश्चन नंबर 14 और 16 पे इंपॉर्टेंट लगा लो, ये पूछे गए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 और 16 इंपॉर्टेंट लगा लो, एक एक बार तो कर ही लेना, क्योंकि आप लोगों 80 में फंस जाओगे एग्जाम में, 14 और 16 पूछे गए क्वेश्चन हैं ये दोनों, बहुत बार पूछे गए ये दोनों, रिपीटेड होते हैं, रिपीट होते हैं ये बार 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 बार, ठीक है, हाँ उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है 16 17 दोनों ही बता देती हूँ। 16 में देखो आप, आपको 16 तो कितना इजी है, बस ये ध्यान में रखना है 80 की वैल्यू क्या होगी, 16 तो इजी है, 16 में आपको ये ध्यान में रखना है 80 की वैल्यू क्या होगी, आपको पता ही है k is equals to 2.303 डिवाइड बाई t log of a नॉट डिवाइड बाई 80, है ना, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, reduces to initial concentration to its 1/16 वैल्यू, मतलब इनिशियली सपोज आपने 1 मान लिया, तो अब वो 1/16 हो गया है, समझो, 1 इनिशियल वाली का 1/16 हो गया है वो, तो मतलब आपको क्या करना है, ए तो 1 हो जाएगा और वो अब 80, मतलब अभी कितना, अब फाइनल कितना बचा है, अब फाइनल 1/16 बचा है, फाइनल कितना बचा है, 1/16 बचा है, ठीक है, आप कहीं कहीं पे सॉल्यूशन देखोगे तो वहां पे a डिवाइड बाई a माइनस एक्स करके गिवन होगा, उसके बाद फिर वो यहाँ पे 15/16 करके यहाँ पे 1 करके इस टाइप से आंसर देगा, तो आपको ये लैंग्वेज पता होनी चाहिए, क्योंकि वो ये यहाँ पे यही कैलकुलेट कर रहा है कि 8t टाइम पे कितना बचेगा, लेकिन आपको लैंग्वेज से समझ में आ रहा है यहाँ पे कि भाई वो बता रहा है कि रिड्यूस टू इट्स रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू, मतलब वो t टाइम पे 1/16 बचा है, ठीक है, हमें 8t पे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देखनी होती है। उसके बाद 17 देखो, ड्यूरिंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज, ठीक है, विथ हाफ लाइफ ऑफ दिस, इफ वन ऑफ दिस जो भी है, हाउ मच विल रिमेन आफ्टर, हाँ अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, हाउ मच ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 10 years and 60 years, है ना, इफ इट इज नॉट लॉस्ट मेटाबॉलिकली, मतलब यहाँ पे आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले, हाँ जैसे वहां पे रेट कांस्टेंट आता है ना, मैंने आपको बताया था, अगर इस टाइप की कोई भी रेडियो एक्टिव वाली बात आ जाती है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, आपको खुद को अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि मैंने बता दिया था ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो होती है फर्स्ट ऑर्डर की होती है, तो अब आपको यहाँ से क्या होगा, हाँ फर्स्ट वाले में देखो आपको हाफ लाइफ दे रखी है, हाफ लाइफ दे रखी है इसकी, हाफ लाइफ से रेट कांस्टेंट निकाल लोगे, ठीक है, उसके बाद में दो केसेस बनाने हैं, एक तो 10 इयर्स के लिए और एक 60 इयर्स के लिए, सबसे पहले 10 इयर्स के लिए सॉल्व करेंगे हम, 10 इयर्स के लिए कैसे सॉल्व करोगे आप, आपको के पता है, ठीक है, और आपको के पता है, आपको टी भी पता है ना, और लॉग में आपको 1 माइक्रोग्राम दे रखा है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना दे रखा है, 1 माइक्रोग्राम, बता देती हूँ मैं करके, ये मैं बता देती हूँ करके, क्वेश्चन नंबर मैं बता रही हूँ आपको 17, ये बस आपको लैंग्वेज में फंसाना चाह रहा है, बाकी कुछ भी इस क्वेश्चन में टफ नहीं है, क्या इसमें बोला गया है आप लोगों को कि रेट कांस्टेंट मतलब वही है ना, कितना होता है 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ, ठीक है, तो 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन देखो 28.1, ठीक है, यहाँ पे किस में आ जाएगा 0.0247 पर ईयर में आंसर आ जाएगा, ठीक है, ईयर में रखा है ना हमने, इसलिए पर ईयर में आंसर आ गया। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है, फर्स्ट अगर टाइम आप 10 ईयर्स लो, और सेकंड क्या करो, टाइम आप 60 ईयर्स लो, एक की कैलकुलेशन कर देती, दूसरी की खुद से कर लेना।
आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है, k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन एट टाइम t। अब आपको रेट कांस्टेंट की तो वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ही ली है, 0.0247 इज इक्वल्स टू 2.303। टाइम आपको 10 इयर्स दे ही रखा है। लॉग ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन कितना दे रखा है आपको, 1 माइक्रोग्राम, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻�6। ये आपको कैलकुलेट करना है। बोलो अब, ये कैलकुलेशन है। सेम आप उसके 60 इयर्स के लिए भी कर देना है कैलकुलेशन। हाँ, अब आज केवल डिस्कशन ही हो पाएगा, ठीक है, आज केवल डिस्कशन ही हो पाएगा, वो भी ये इस चैप्टर का, ठीक है। आ गई बात समझ में। अब आपको पता हो, आपको यहां तक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इन दोनों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर एंटी लॉग लेना पड़ेगा, उसके बाद एंटी लॉग लेना पड़ेगा। दिमाग का एकदम समझ रहे हो, नहीं हो जाएगा। अच्छा, रहता ही हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। समझ रहे हो, ये कैलकुलेशन तो देखो अब करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पता चले कुछ लोग तो चलो बोर्ड का पेपर देते हैं तो कुछ ऐसे छुपा उपा के लेके जा रहे हैं, पर्ची वगैरह लेके जा रहे हैं, पर कुछ लोग कैलकुलेटर लेके जा रहे हैं छुपा के, है ना। अब चेंज हो गया, अब एडवांस हो गया मैम, हम ये सब कैलकुलेशन तो कर देंगे। और हमें पता है, देखो क्वेश्चन तो कोई सा भी आना है, कैलकुलेशन करनी है कि नहीं। कितने क्वेश्चन लिख के चल जाएंगे हम, कैलकुलेटर छुपा के लेके जाएंगे, है ना। ये ज्यादा दिमाग में, सही बात है बेटा, हाँ ठीक है, तो मोबाइल छुपा के लेके जाना है फिर। हाँ, दो केसेस है, फर्स्ट केस में ये कैलकुलेट कर लो, सेकंड केस आप कैलकुलेट करके बता देना मुझे। नहीं नहीं, बुक लेके जाने से कोई सॉल्यूशन थोड़ी मिलेगा, ये बताओ, बुक लेके जाने से कोई सॉल्यूशन थोड़ी मिलेगा आपको, बुक में थोड़ी सॉल्यूशन है इसका। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, मोबाइल सबसे अच्छा सॉल्यूशन है, मोबाइल। हाँ बस, सही बात है। एक वो होता था ओपन बुक एग्जाम, है ना। हाँ, क्या, तो पर फिर भी उसमें नहीं नहीं, वो आप लोगों के लेवल पे नहीं होता वो, है ना, क्या बोलते कॉलेजेस वगैरह में होता है, जिसमें है ना एक फिक्स टाइम दिया जाता है, तो आपको क्या होता है कि उस टाइम में आंसर्स नहीं दिया, हमारे तो बहुत ही पढ़ के जाना पड़ता था। तो उस ऐसे आप लोगों के जैसे थोड़ी कि लास्ट के 2 मंथ्स में आप भाई ऐसा कि हाँ हम तो कर लेंगे सारा कुछ कवर। हाँ, रिफ्रेशर लेके जाओ, पर रिफ्रेशर से बेटा सॉल्यूशन थोड़ी निकलेगा, रिफ्रेशर लेके चले गए आप, फिर उसके बाद में आपको कोई डेफिनेशन आ गई तो फिर नहीं नहीं, है केमिस्ट्री में तो नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं है कि कैलकुलेटर लेके चले गए, हमारी तो केमिस्ट्री में मैम ने बोला, देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, हाँ, 1 मिनट, क्या, अच्छा अच्छा, हाँ, सही बात है। ऐसा कुछ भी मत करना, ऐसा कुछ भी मत करना, एग्जाम में जाओ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक कैलकुलेशन करके आ जाओगे, हाफ मार्क काट भी ले तो ठीक है, कोई बात नहीं यार, हाफ मार्क तो ठीक है ना, चलेगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने बैठ जाओगे ना एग्जाम, और वैसे भी आप कौन सा एग्जाम एकदम टाइम तक लिखते ही रहते हो पेपर में, आधा एक घंटा करके पहले तो करके बैठ जाते हो। जैसे में देखो सॉल्यूशन, मतलब बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, यहाँ तक करके लीव कर देना उसको, उसके बाद जब पूरा का पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर लो ना, ऐसा करते हैं कि देखो केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल जो भी आएगा ना, आप उसमें वैल्यूज ऐसे बिठा के रख देना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर देना, है ना। फिर सारे के सारे क्वेश्चन जब कर लो ना, तब स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, और फिर एक साथ सारी की सारी कैलकुलेशन लेते जाना। अगर आप इसी में फंस गए, पता चले आपने इसी में आधा घंटा निकाल दिया, हाँ हाफ एन आवर, उसमें भी गलत ही आंसर आया, तो फिर समझ रहे हो, टाइम निकल निकल जाएगा, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, हाँ दिमाग लेकर जाना है, दिमाग लेकर जाना है, सही बात। मैंने एडवाइस नहीं दी है इस चीज को लेके, मैंने डिस्कस किया, वी आर डिस्कसिंग, मैंने सिर्फ ऐसा बोला है आप लोगों को कि देखो पहले बच्चे ऐसा सोचते थे कि चलो हम पर्ची लेके जाएंगे, हम ये लेके जाएंगे, पर अब बच्चा ऐसा सोचता है कि केमिस्ट्री का है पेपर यार, न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, तो चलो कैलकुलेटर लेके जाते हैं। पर आप लोग मत लेके जाना, ठीक है, आप लोग कर दोगे कैलकुलेशन, बहुत समझदार हो। अच्छा, चलो अब हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कौन सा क्वेश्चन बचा है, 18 कर लोगे, 19, 20, 21 पे इंपॉर्टेंट लगा लो, 21 पूछा गया क्वेश्चन है।
21 पे इंपॉर्टेंट लगा लो, 21 पूछा गया क्वेश्चन है। 21 में वैसे ही करना है आप लोगों को, कौन सा बताऊं अब मैं? 18, 20, अरे 18 में तो कर रख देना, 18 में क्या चाहिए आप लोगों को यहाँ पे? 18 पे भी इंपॉर्टेंट लगाओ, 18 क्वेश्चन भी पूछा गया है। हाँ, आपको क्या करना है, टाइम रिक्वायर्ड, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया क्वेश्चन है, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन। अब आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है टाइम रिक्वायर्ड, अब जो इसने क्वेश्चन में दे दिया कि आपको ये शो करना है, मतलब ये प्रूफ करना है, तो मतलब टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है आपको। आप मुझे बताओ 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो अब AT की वैल्यू कितनी रखोगे? 10%? बस 99% कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन, तो AT की वैल्यू 1%। बस वो A नोट का ही होगा, तो A नोट ऊपर नीचे कट ही जाएगा। अब दोनों के टाइम में रिलेशन नहीं निकाल पाओगे क्या? निकाल दोगे, ठीक है। रेट कांस्टेंट तो दोनों में सेम होता है, कट जाएगा, डिवाइड कर देना 1 और 2 को। ठीक है, 19 कर लोगे। 20 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या? 20 एक बार सभी स्टूडेंट्स 20 क्वेश्चन चेक करो। क्या ये क्वेश्चन क्लास में बताया नहीं है? आप लोगों को इनिशियल प्रेशर ले लेना है, टोटल प्रेशर ले लेना है, मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाए हुए क्वेश्चंस हैं आपके। आप मुझे बताओ, अब वो बात अलग है, इन्होंने ऐसी टेबल बना के वैल्यूज दे दिए तो कंफ्यूज हो गए। आवाज नहीं, वो और ज्यादा अच्छा है। आवाज नहीं, क्वेश्चन देखो ये कौन सा है, 20 क्वेश्चन। आवाज नहीं, ठीक है। यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट है, कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट बना है। रिएक्टेंट जो है आप लोगों को इनिशियली पीआई मान लिया था हमने, यहाँ पे 0 0 था। उसके बाद क्या हुआ, पीआई में से एक्स कम हो गया था, यहाँ पे एक्स फॉर्म हुआ था, यहाँ पे भी एक्स फॉर्म हुआ था। क्वेश्चन में देखो, रिएक्शन में इन तीनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तीनों के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तो हमें कोई दिक्कत लेनी नहीं है फिर अब, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे दे रखा है T इक्वल्स टू 0 पे प्रेशर कितना है, 35, तो 35 पीआई होगा। पीआई कितना होगा, 35। और भाई T इक्वल्स टू 0 पे सिर्फ पीआई दी तो है। अरे N2 के आगे कुछ भी नहीं है ना, कांस्टेंट 1 है ना, दूसरे में सभी में 1 1 ही है। उसी अकॉर्डिंग ही तो हम लोग यहाँ पे इसमें से x x x माइनस करते थे। अगर जैसे यहाँ पे ट्वाइस ऑफ N2 होता तो हम 2x बनता, ये जैसे बताया था ना आपको उस टाइम पे। ये रिएक्शन लिख रखी है ना, रिएक्शन ही तो, रिएक्शन के बेसिस पे तो ये मैंने लिखा है आपका। क्या रिएक्शन नहीं लिखी हुई है? रिएक्शन नहीं लिखी हुई है क्या? एक बार चेक करो, ये वाली रिएक्शन है क्या? ट्वाइस N डबल बॉन्ड NCH CH3 का होल ट्वाइस N2 प्लस C6H4। हाँ अच्छा ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन में ही दे दिया है उसने कि द डिकम्पोजिशन ऑफ एजोइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन। आई बात समझ में? मतलब ये इसका डिकम्पोजिशन इस तरह से हो रहा है। अच्छा आप समझ गई, मैं आपसे ये रिएक्शन नहीं लिख पाए होंगे ना इस वजह से। ठीक है ठीक है, हाँ हाँ हाँ, एग्जाम में ये रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि तभी आप यहाँ पे इनिशियल पीआई 0 0 लिख पाओगे, और यहाँ पे पीआई माइनस एक्स और यहाँ पे एक्स लिख पाओगे। और यहाँ पे आपको फिर अब आगे प्रोसीड करना पड़ेगा कि इनिशियली जब टाइम t इक्वल्स टू 0 है, तो हमने पीआई यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। और टाइम पीक t पे कितना होगा, पीआई प्लस एक्स, ठीक है। और वो पीटी कितना दे रखा है आपको, 54 दे रखा है। ये पीटी कितना दे रखा है, 54, 35 प्लस एक्स, यहां से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे,
उसके बाद तो इजी है, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टाइम कितना है 360 सेकेंड, लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर डिवाइड बाय प्रेशर एट टाइम t, प्रेशर एट टाइम t कितना हो जाएगा 35 माइनस ये x की वैल्यू कर लेना, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना ये। सिमिलरली ये जो k आया है ये कितने टाइम के लिए आया है 360 के लिए आया है। सिमिलरली k कितना टाइम के लिए 720 के लिए भी कैलकुलेट कर लोगे क्या, कर लोगे 720 के लिए भी, यहाँ पे बस टाइम में चेंजेस आएगा और 720 के लिए पी तो यही रहेगा और 720 के लिए 63 हो जाएगा यहाँ पे पीटी, 720 के लिए पीटी कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। बोलो आगे कैलकुलेशन कर लेना इसको। ये वापस से 22 जो है क्वेश्चन वो ग्राफ वाला आ गया है, ग्राफ ड्रॉ करना इसमें लॉग की वैल्यूज नहीं पर 22 कैंसिल कर दो क्योंकि इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला है तो 22 नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कैंसिल कर दो। 21 अगर मैंने ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया तो 21 कर लोगे आप आराम से। 20 वाला 21 तो और दो चीजें थी इसमें, दो कैलकुलेशन करनी थी, 0 से 360 और 0 से 720। 21 में तो आपको एक ही कैलकुलेशन करनी है बस, हाँ 0 से 100 वाली, के 100 ही निकालना है आपको। 22 वाला नहीं करना है, 23 नहीं करना है क्वेश्चन, 24 तो करना है, 26 नहीं करना है, 27 नहीं करना है, 28 नहीं करना, 29 नहीं करना और 30 नहीं करना। नहीं 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 नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर है ही नहीं हमारे, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। नहीं नहीं आपको ये रिएक्शन ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, नहीं नहीं ये रिएक्शन ही लिखनी पड़ेगी। नहीं नहीं आज क्योंकि आप करके नहीं आए ना क्वेश्चंस, इसलिए डिलीटेड क्वेश्चंस बता तो दिए मैंने, जहां जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी का टर्म आ रहा है वो सारे डिलीटेड है। 26 से लगाकर 30 तक तो पूरे डिलीटेड है, 26 7 8 9 10 सारे डिलीटेड है और 22 भी डिलीटेड है, 23 भी डिलीटेड है, 24 और 25 नहीं है डिलीटेड। अब देख लेना तुम लोग, एक्टिवेशन एनर्जी 21 जो भी है आधा होगा एक्टिवेशन एनर्जी तो फिर डिलीटेड है, नहीं है तो नहीं है डिलीटेड, ठीक है। कल अब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, हाँ इसी कॉपी में कर लेना, खुद से ट्राई नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है इस चैप्टर का। 24 25 देख लेना एक बार, कहाँ कहाँ गया है यार 25, 1/1 - x, ठीक है एक बार मैं फिर बता दूंगी, अभी तो टाइम हो गया।